देखिए, टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या होता है कोरियोलिस फोर्स? अब आप कहेंगे बहुत दिन बाद ये नाम हम दोबारा आया दिमाग में, ध्यान ही नहीं कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। देखिए, कोरियोलिस फोर्स होता क्या है? हमने बताया था कि जैसे कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है ना, तो बॉडी, हम उस पर बैठे हैं, हम मूव नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या, जब हम बैठे हुए हैं तो हम पर सेंटर के बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, दूर की तरफ फेंकना चाहता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर अर्थ पे हम बैठे हैं और अर्थ रोटेट कर रही है, तब तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। अब हम मूव भी करना चाहते हैं, मूव भी कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं एक्ट करेगा, तो करेगा तो ही है। एक और फोर्स एक्ट करता है कि हमको बाहर तरफ ऐसे एक्ट करता है, बाहर तरफ फेंकता है, उसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये होता है, ठीक है। जितनी भी नदियां हैं ये सब बहती हैं, इनमें कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है। जब बॉडी रखी हुई है तो सेंटर की तरफ, बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस पर एक और फोर्स एक्ट करता है, जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हम किसी बॉडी को ऐसे, अब अर्थ के ऊपर है, देखिए अर्थ के ऊपर तो ऐसे ऊपर कोई बॉडी है, उसको ऊपर से सीधे गिराते हैं, तो हम जानते हैं कि बॉडी सीधे नीचे गिरनी चाहिए, कि नीचे न गिर करके थोड़ा सा वो ऐसे, एक फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करता है, तो थोड़ा दूर जाके गिरती है। इसी को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ऐसा होता है नेचर में, हमने नेचर में फील किया उसको। जैसे हम यहाँ से एक तोप दागना चाहते हैं, मिसाइल इंडिया से, किसके ऊपर दागना चाहते हैं? चाइना पे दाग देते हैं। चाइना ठीक रहेगा? पाकिस्तान क्या मरगिल्ले के ऊपर कहा दागे, बेचारे के ऊपर, है ना। वो कितो गरियाया करे इंडिया को, लेकिन अब उससे थोड़ी होता है, तो हम चाइना पे दाग देते हैं। तो जब चाइना पे देखिए, अगर यहाँ पर तोप रखी हुई है, मिसाइल रखी हुई है, तब सेंटर के बाहर की ओर एक फोर्स एक्ट करता है। लेकिन जब हम दागते हैं ना, तो जब मूव करना शुरू करेगी तो ऐसे गिरेगी यहाँ पर मिसाइल। तो एक्चुअली जब जब मूव करना शुरू करेगी तो उसमें कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगी, तो यहाँ ना गिर करके वो थोड़ा सा यहाँ जाके गिर जाएगी। तो हमको पहले से मालूम है, हमने कैलकुलेट कर रखा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ मिसाइल को गिरना है और हमें जिम्पिंग के ऊपर गिराना है। सबका अभी एक देखा होगा, एक था कोई मिसाइल टेस्ट करे तो डायरेक्शन पाथ चेंज करके पाकिस्तान घुस गई थी, कहीं कहीं थी। अपने आप थोड़े मुड़ मुड़ जाएगी ना, हमने ऑलरेडी उसका पाथ लगा दिया था, ठीक है। मतलब हम उतने सक्षम हैं भाई। जैसे यूक्रेन रसिया को परेशान किए हुए है, तो रसिया बिल्कुल हार नहीं रहा और जीत भी नहीं पा रहा है, तो क्या चाइना ऐसा इजीली कर देगा? तो इनकी ऐसी तैसी, मतलब पढ़ाया मैथमेटिक्स लगाया, कोरियोलिस फोर्स बताया बताया, उनका दिमाग खराब कर दिया जाएगा। खैर, तो हमको मालूम है कि मिसाइल यहाँ गिरनी है, तो हम मिसाइल को ऐसा टारगेट करेंगे कि यहाँ टारगेट करेंगे और घूम के यहाँ पर जिम्पिंग पर गिर जाएगी, ठीक रहेगा। नहीं, जिम्पिंग है नालायक, उसी को साले गिराओ। तो ये कोरियोलिस फोर्स होता है, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे ये कि जैसे कोई बॉडी यहाँ से हमने गिराई यहाँ, तो यहाँ ना गिर करके वो यहाँ जाएगी, गिरेगी आकर के। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे नहीं कैलकुलेट हो जाएगा, बस अब करना है, कह दिया हो गया। यहाँ से बॉडी यहाँ गिरेगी तो इसका टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, बहुत सी बातें हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब बहुत बातें कैलकुलेट करनी है, इसलिए शुरू हो जाइए। नहीं, मुंह बना रहे हैं, पहले इसको डायग्राम समझ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, हमने कहा कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ की रेडियस आर है, और ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है ऐसे, है ना। अब देखो इसमें एक्सिस कैसे मानी जाए। हमने एक पार्टिकल को माना, क्योंकि हमको पार्टिकल को ड्रॉप कराना है ना, तो वो जो मिसाइल थी उसको चाइना पे गिराना है ना। तो हमने कहा कि यहाँ से ये जेड एक्सिस हमने मान लिया ऐसे, ये मान तो ऐसे रहे वर्टिकली, लेकिन ऐसे हम कैसे मान लें इसमें, ठीक है। हम सेंटर पे ऐसे ऐसे बांस गाड़ के ऐसे लंबाई करें तो कर नहीं सकते। तो हमने कहा यहाँ पर एक पॉइंट क्यू है, यहाँ से बॉडी को ट्रैप कराना है। यहाँ इसकी नेचुरल राशि कितनी होगी जाकर के? 0 होगी जाकर के, ठीक है। कुछ कहानी लिखो, डायग्राम एक साथ नहीं बनाएंगे, जितना बताते जाएंगे उतना हम बनाते जाएंगे। लिखो कहानी। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज एट पॉइंट क्यू, यानी क्यू पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ब्रैकेट लिख दो, u बराबर 0, वो केवल समझने के लिए है। u मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट कितनी है? ये
एच, जो बताते जाएंगे वो बनाते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा ना। एट हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट लेटीट्यूड लैम्डा, ये लेटीट्यूड है। लेटीट्यूड आप जानते हैं, लेटी से याद समझ लो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे काट के ऐसे वो इक्वेटर पे ऐसे लेट गए, याद हो जाएगा। नहीं हम कंफ्यूज जाते हैं तो इसीलिए याद कर रहे हैं। एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये पॉइंट हमने पी है, बिल्कुल इसी से हमने एच हाइट पे उस बॉडी को लिया है। पी बी ए पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम जानते हैं कि किस बॉडी का वेट नीचे एक्ट करता है, ठीक है, mg नीचे एक्ट करता है। हम ये भी जानते हैं अगर कोई बॉडी किस सर्कुलर, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर एक तो उसका फोर्स ma लगता है, एक उस पर सेंट्रीफ्यूगल काम करता है दूर की तरफ, सेंटर की तरफ तो ma लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर से दूर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल काम करता है, एक कोरियोलिस फोर्स काम करता है। ये आपको बताया जा चुका है, वो फॉर्मूला डिराइव भी हो चुका है, पीछे आप पढ़ चुके हो, याद भी होगा, है याद? बोले इतना बड़ा फार्मूला याद होगा, मजाक कर रहे हो आप। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, the effective force acting on the body, the effective force acting on the body, body falling from the height h is given by, ये इफेक्टिव फोर्स का फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, एफ इफेक्टिव हमने लिख दिया इज इक्वल टू एम ए, बाद में हम इसको ए क्या होगा कैसे लिखा जाएगा बताया जाएगा, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी माइनस m ओमेगा ओमेगा क्रॉस r। ये फार्मूला पीछे आपको बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा, पीछे आपको बताया गया है। यहाँ पर हियर जो ma है वो रियल फोर्स है, जो ma है वो आपका रियल फोर्स है, रियल फोर्स। अब आप कहेंगे आपको mg लिखना चाहिए, जानबूझ के नहीं लिखा हमने, ठीक है, एक की डायरेक्शन के हिसाब से बाद में लिखेंगे। रियल फोर्स है यानी ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको फिलहाल हम एफ जी लिखे दे रहे हैं, जी सफिक्स पे बनाए दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो 2m ओमेगा क्रॉस v है ये कोरियोलिस फोर्स है, पीछे प्रूफ कराया जा चुका है, कोरियोलिस फोर्स है। और जो आपका m ओमेगा क्रॉस r ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब चूंकि हमने देखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बहुत कम है, इसकी वैल्यू निकाली गई है, ये तकरीबन 7.27 × 5 होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लिखिए एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वेरी स्मॉल, एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वेरी स्मॉल सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि ओमेगा बहुत स्मॉल है ना, जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। अगर तेज से घूम रही होगी अर्थ, ओमेगा ज़्यादा होता तो 1 घंटे का आए, हाँ टाइम हो गया जाओ दूसरे नेक्स्ट, 24 घंटे थोड़ी होते, तब जल्दी रोटेट कर लाती अर्थ, तो जल्दी दिन जल्दी लेटे सूर्य निकल आया, लेटे सूर्य निकल आया, नहीं होता। अच्छा तो कैसा रहता, बहुत अच्छा रहता है, हैं अजी, तो हम वैसे ही बन जाते ना भाई, हम जो बनते, जो इंसान हम बनते तो वैसे बनते ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो हम लोगों के बच्चे भी 20 दिन में बड़े हो जाते, 25 दिन में बच्चे हो जाते 22 दिन में, ठीक है, और 25 दिन में हम मर जाते। तो कहीं लाइफ साइकिल आदमी क्या करें 25 दिन है, क्योंकि वो अर्थ इतनी रोटेट कर रही है कि दिन रात तो गिर हो गया, जब तक जन्म कुंडली बनी तब तक मर गया आदमी। तो अगर ऐसा होता तो भगवान को अपना सिस्टम है, देखिए ये सब कुछ उसने बनाया है, हम केवल इसमें जो चीज़ सीख पा रहे हैं ऐसा क्यों है, उसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दे दिया, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं,
केवल हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हाँ ये इतनी दूर गिरेगा, हाँ मालूम हो गया, बस इतना है। और जो नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी उस पर रिसर्च जारी है। तो लिखिए क्या लिखा, एट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वेरी स्मॉल सो इट कैन बी neglected. Actually, centrifugal is not small. Omega is very small. So centrifugal force can be neglected. अब जरा देखिए ध्यान से, अब मैं इसकी डायरेक्शन की बात करने जा रहा हूं। देखिए ये बॉडी यहां रखी हुई है, ड्रॉप करेंगे अभी इसको नीचे हम, ये बॉडी यहां के गिरेगी जा करके। तो एक्चुअली में जो ये जो एक्सिस हमने मानी है वो कौन सी एक्सिस मानी है, जेड एक्सिस मानी है। अभी एक्स वाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, ये हमने जेड एक्सिस मानी है ना। तो जेड एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के होता है। लेकिन बॉडी तो नीचे की ओर गिर रही है, तो नीचे की ओर यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस के। तो यानी यूं कह सकते हैं कि बॉडी नीचे की ओर माइनस जेड डायरेक्शन में गिर रही है, कह सकते हैं। भाई ये जेड एक्सिस आपने मानी है, बॉडी को फॉलिंग बता रहे हो, तो किधर गिर रही हो, माइनस जेड डायरेक्शन में, नीचे ऊपर नहीं, एक्स वाई जेड की बात करो। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एज एफ जी, ये जो हमने माना है ग्रेविटेशनल फोर्स, एज एफ जी इज अ रियल फोर्स, as Fg is a real force acting on the body toward the center of earth, acting on the body toward the center of earth, that is towards minus z axis, minus z axis given by, तो Fg की वैल्यू हम लिख सकते हैं, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या, इस वेक्टर को लिखना चाहें तो Fg को हम माइनस के कैप से मल्टीप्लाई करने बन जाएगा वेक्टर। भाई एफ जी उसका मैग्नीट्यूड है, एफ जी उसका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाता है। और एफ जी बराबर आपने एम जी पढ़ा है, तो यानी एफ जी को माइनस एम जी के कैप लिख सकते हैं। एक एक स्टेप सुनते रहना है क्योंकि थोड़ा सा इसलिए बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी एफ जी की वैल्यू, एक्चुअली यही तो एफ जी है ना, एफ जी हम यहाँ रख दें और इसको नेग्लेक्ट कर दें, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1, अभी कोरियोलिस फोर्स की बात तो अब आई नहीं है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, putting this value in equation number 1, putting this value in equation 1, तो यानी F इफेक्टिव क्या होगा, ये क्या आपने लिखा है mg माइनस एम जी के कैप, माइनस एम जी के कैप माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v, क्वेश्चन नंबर इसको 2 डाल दीजिए। हमने चूंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। लिखिए, एज अर्थ इज रोटेटिंग, एज अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ इज रोटेटिंग with angular velocity omega, with angular velocity omega, so the particle p also rotates with angular velocity omega, particle p also rotates with angular velocity omega। जरा समझने की कोशिश करिएगा लफड़ा क्या है। देखो ये एक्सिस दिख रहा है आपको, ये एक्सिस दिख रहा है ना। अब यहाँ डायरेक्शन दिखाना बड़ा मुश्किल है, इसमें डायरेक्शन हम कैसे दिखाएं। भाई जेड एक्सिस तो आपने ये दिखा दिया, एक्स वाई कैसे दिखाया जाए। तो एक्स वाई दिखाने के लिए क्या किया है, जनरली ये वाई किधर दिखता है, ये समझिएगा। अगर ये प्लेन सरफेस होता है तो वाई नॉर्थ डायरेक्शन में होता ना, तो हम यहाँ पर बैठ करके कैसे वाई को दिखाएं। तो बोले ऐसा करो ना, इधर देखिए ऐसा करो, यहाँ पे वो रखो आप अपनी निडल, मैग्नेटिक निडल, बाहर निकल जाएंगे हम, रहेंगे तो अर्थ के ऊपर है ना। हाँ नीचे नहीं दिखा सकते ना, इस पॉइंट पे हमको दिखाना है। हम यहाँ पर निडल को रख रहे थे, मैग्नेटिक निडल वो इधर जा रही थी ना, ये नॉर्थ मान लिया था, तो अब यहाँ हम पहुँच गए ना। तो यहाँ पर हम वाई को इस डायरेक्शन में ऐसे दिखा देंगे, ये वाई दिखाया जाएगा ऐसे, ये वाई दिखा दिया हमने, ठीक है। ये वाई दिखा, अब इस नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना, हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नहीं टेंजेंट कहो जो कहो, हमें टेंजेंट मतलब नहीं है, मतलब नॉर्थ की तरफ दिखाएंगे ना। और एक्स कैसे दिखाएं हम, एक्स इधर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स को हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ये एक्स एक्स दिखा दिया हमने। कुछ लोग ऐसे दिखा देते हैं एक्स को अंदर की तरफ ऐसे, नहीं तो अंदर ऐसे 3D डायग्राम बनाना पड़ता है, ऐसे डॉटेड बना देंगे। भाई 3D कैसे आप बनाओगे, तो सब कुछ कल्पना की जाती है ना। तो अब देखिए ये आपका जो अर्थ है ना, ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये भी ऐसे ओमेगा से रोटेट करेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन।
इसके चारों ऐसे घूम घूम रहा है। तो यहाँ पर लैम्डा कौन सा एंगल होगा? देखो ये लैम्डा है, ये वर्टिकल लाइन आपने दिखाई है, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, तो ये लैम्डा होगा, ये लैम्डा है तो ये लैम्डा होगा, होगा ना। तो ये लैम्डा, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल भी लैम्डा होगा, ठीक है। तो आपका जो कंपोनेंट ओमेगा का होगा, अब जरा समझिएगा, थोड़ा लफड़ा है। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना है? लैम्डा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ये एंगल भी लैम्डा हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, तो ये एंगल 90, ये भी तो आपका लैम्डा हो जाएगा। तो ओमेगा का जो कंपोनेंट लैम्डा से लगा हुआ होगा वो होगा ओमेगा कॉस लैम्डा, और इधर होगा वो ओमेगा साइन लैम्डा होगा, एक्स के अलावा। थोड़ा सा 3D डायग्राम है, अब 3D डायग्राम समझने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा ना समझ में आए तो उधर ना जाइए आप। लिखिए कहानी, डायरेक्ट ओमेगा को लिख दीजिए कंपोनेंट फॉर्म में। क्या लिखा? विद ओमेगा गिवन बाई, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप, ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप, और प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप, प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। देखो ध्यान से, हम सही तो दिखा रहे थे। ये आपकी एक्सिस दिखाई थी हमने, ऐसे ऐसे दिखाई थी ना, और एक्स एक्सिस को आपको अंदर की ओर इसमें दिखाना है, अंदर मतलब इस वाले के परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर। तो हमने फिलहाल ऐसे दिखा दिया, ठीक है। यानी इस और इसके बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। और ये लाइन और ये लाइन भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो हमने कहा था ये लैम्डा है तो ये एंगल लैम्डा होगा, ये एंगल लैम्डा होगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये एंगल भी लैम्डा होगा। ये ओमेगा है आपका, इसके चारों ओर ओमेगा दिखाया ना, तो ओमेगा का ये कंपोनेंट कितना होगा? कॉस, कॉस लैम्डा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? साइन लैम्डा होगा। अब चूंकि कॉस जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और साइन जेड एक्सिस के लॉन्ग है, जेड है ना। तो आपने क्या किया? कॉस लैम्डा को जे से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन लैम्डा को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। ये एक क्वेश्चन बस इसको 3 डाल दीजिए, समझ में यही बात नहीं आई है, पहुंचे यहाँ पर। अच्छा, वेलोसिटी लिखिए। नाउ अगर मान लेते हैं कि बॉडी यहाँ पर u कितना था? 0। अभी यहाँ से गिरी, यहाँ इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी। एक्चुअली ये बॉडी यहाँ नहीं गिरेगी आकर के, ये बॉडी यहाँ कहीं गिरेगी आकर के, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना। हमको तो ये मालूम कि यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी v हो गई है, ठीक है। तो लिखिएगा इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल falling freely at an instant, if v is the velocity of particle falling freely at an instant, then v is equal to कितना हो जाएगा? हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो v को किससे मल्टीप्लाई कर दें? अब देखो ये जो बॉडी गिर रही है माइनस जे डायरेक्शन में गिर रही है, तो यानी इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस के कैप से, यानी ये हो जाएगा माइनस वी के कैप, ये v हो गया जा करके। अब आपको क्या निकालना है? ओमेगा क्रॉस वी चाहिए आपको, एक्चुअली ये वैल्यू चाहिए आपको, ये निकालना चाहते हैं आप, ये वैल्यू आपको चाहिए। नाउ ओमेगा क्रॉस वी, नाउ ओमेगा क्रॉस वी निकालना चाहते हैं। ओमेगा क्या है आपका? इसको किस फॉर्म से निकालेंगे आप? डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, आई जे के। यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है? 0। जे का कितना है? ओमेगा कॉस लैम्डा। के का कितना है? ओमेगा साइन लैम्डा। यहाँ पर आई का कितना है? 0। जे का कितना है? 0। और के का कितना है? माइनस वी। इसको खोलना आपको आता है? इसके अलावा खोल दें, कैसे खोलेंगे इसको? आई लिखेंगे, नहीं सब जीरो थोड़ी हैं, आई लिखेंगे, ये रो कटेगी, ये कॉलम कटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वी ओमेगा कॉस लैम्डा। ये तो आएगा आपका, यानी कि ओमेगा क्रॉस वी क्या आएगा? माइनस का वी ओमेगा कॉस लैम्डा इंटू आई कैप। तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस वी ओमेगा कॉस लैम्डा इंटू आई कैप। एक्चुअली में है कहाँ आएगा जे के भाई? आपको डिटरमिनेंट आती है एक्सपेंड करना, ये तो जीरो हो जाएगा ना। दूसरी बात समझिएगा, प्रैक्टिकली समझिएगा, एक्चुअली में ये माइनस क्या शो करता है? आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्सिस है ना, तो माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये बॉडी
फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। लिखिए, अब ये वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर कहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दीजिएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 2, पुट करो जरा। पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस क्लास के बाद जो क्लास होगी उसमें आपको समझ ज़्यादा आएगा, क्योंकि फिर हम रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहुंच जाएंगे। फिर वही इंटरमीडिएट वाला अपना नहीं, कुछ हल्की भी बातें होंगी, भारी बातें भी उसमें होंगी, हल्की थोड़ी जाएंगी। तो क्या आपको मिलेगा, एफ इफेक्टिव बराबर माइनस एम जी के कैप माइनस 2m, और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है, माइनस वी ओमेगा कॉज लैम्डा इंटू आई कैप, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस एम जी के कैप प्लस 2m v ओमेगा कॉज लैम्डा इंटू आई कैप। ये एफ इफेक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे। 3 था तो 4 डाल दीजिए, जो भी नेक्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। अब देखो ध्यान से, एक तो यही कोरियलिस फोर्स है, ये आप कोरियलिस फोर्स ही जिसको हमने कहा था, तो लिखिए हेंस कोरियलिस फोर्स की स्पेलिंग क्या है, CORIO, कोरियलिस फोर्स कितना हुआ, इज इक्वल टू 2m v ओमेगा कॉज लैम्डा इंटू आई कैप। इसको हम FCOR लिखे दे रहे हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिएगा, आपको कोरियलिस फोर्स मिल गया। आप सुनिए ध्यान से, नहीं डायरेक्शन देखना कोरियलिस फोर्स की ना। देखिए ये एक्स एक्सिस के अलग काम कर रहा है, आई कैप क्या दिखा रहा है, तो लिखिए दिस शोज दैट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ कोरियलिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, कोरियलिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, और प्लस एक्स को मैंने ईस्ट माना है, देखिए इस अर्थ माना है ईस्ट, यानी टुवर्ड्स ईस्ट। इसको अंडरलाइन कर लो, ये पूछा जाता है कि अगर अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ पर अगर कोई बॉडी, देखिए अगर बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट में रखी हुई बॉडी पे कोरियलिस फोर्स एक्ट नहीं करता, अगर मोशन में है तो उस पर कोरियलिस फोर्स एक्ट करेगा, और किधर काम करेगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में काम करता है। हमने नहीं बताया, अपने आप एक्स एक्सिस के लंग आ गया है, मैंने एक्स को अच्छा हुआ ऐसे मान लिया था। अगर बुक के हिसाब से अंदर मानते ना तो ईस्ट, तब ईस्ट उधर भी हो सकता है, भाई तो 3D डायग्राम है ना, लेकिन हमने इधर माना है ईस्ट, इधर ही हमने एक्स मान लिया था, ठीक। तो ये तो आपका हो गया। अब हम बताना चाहते हैं कि भाई जो बॉडी नीचे की ओर आई है तो टाइम कितना लगेगा, तो एक हेडिंग और डालिए, इसी सब हेडिंग इसी में आगे लिखिए, ड्यू टू कोरियलिस फोर्स, देखो हम करेंगे क्या, सुनिए, u0 है बॉडी का, v निकाल चुके हैं आप, कोरियलिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना निकाल लेंगे, v बराबर u प्लस 80 से टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। ड्यू टू कोरियलिस फोर्स द एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल ए किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, कितना होगा, कोरियलिस फोर्स डिवाइडेड बाय मास। देखिए तो हमने जो कोरियलिस फोर्स इसके पहले बताया, वो हमने क्या बताया कि कोरियलिस एक्सेलरेशन जो था वो 2v ओमेगा कॉस लैम्डा है। हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है कि बॉडी को वर्टिकली गिराया गया, तो कहाँ से गिराया गया है, क्यू से। तो एक्चुअली ये समझिए, क्यू से गिराया गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी यहाँ पी पॉइंट पे ऐसे गिरेगी, वो दिखाया ऐसे गया है वो, लेकिन अर्थ में वर्टिकली ऐसे गिराया गया ना। तो जब यहाँ से गिराया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो यहाँ से यहाँ तक नियमतः पी पॉइंट पे उसको गिर जाना चाहिए, लेकिन वो पी पॉइंट पे ना गिर कर के ये पार्टिकल ऐसे गिरता है, और यही डिस्टेंस हमको निकालनी, ठीक है। तो गिरते वक्त ड्यू टू कोरियलिस फोर्स जो इस प्रकार से दूर की ओर लगता है, यानी पार्टिकल यहाँ ना गिर करके वो ऐसे कहीं गिरेगा करके, ऐसे ये यहाँ पर आएगा, यही डिस्टेंस आपको निकालनी, समझ में बात नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा ये कोरियलिस एक्सेलरेशन है, और ये वेलोसिटी कौन सी थी, v, ये वेलोसिटी वो थी जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गिरने में अचीव करता है, ठीक है। तो पहले तो हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना पड़ेगा, तो जरा कुछ इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए बाई इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा एक चीज और देखिएगा, एज v क्या होगा, v किसके अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अगर वेक्टर v लिखें तो हम v के कैप लिख सकते हैं, प्लस या माइनस,
प्लस, पक्का? क्यों? जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रही है। बोले तो भी माइनस, वैसे तो प्लस। नहीं तो वो देख बताना पड़ेगा ना। तो बाई इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस, अब देखो जरा, यहाँ gt लिखा, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलॉन्ग वो चल रहा है, हम यहाँ पर वेक्टर लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब v वेक्टर क्या है? माइनस वी के कैप, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल गिर रहा है, तो माइनस वी के कैप। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि आपने शुरुआत में लिखा है कि बॉडी ड्रॉप्ड, बॉडी ड्रॉप की गई है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और जी क्या होगा? वही माइनस होगा, माइनस जी के कैप। अब आप कहेंगे तो जी तो नीचे की तरफ होता है, हमें चूंकि डायरेक्शन दिखानी इसलिए माइनस के कैप लगाया, इन टू टी। तो यानी कि v की वैल्यू निगेटिव माइनस माइनस हट जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ गया जी टी। अगर हम के कैप हटा दें दोनों तरफ से तो v की वैल्यू आ गई जी टी। अब आप कहेंगे ये ड्रामाबाजी आप कर रहे थे, v बराबर u प्लस ए टी से v बराबर जी टी तो ऐसे भी आ जाता, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है, हमको जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस लेनी है। हम जानते हैं कोई बॉडी ऊपर से ड्रॉप होती है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो जी पॉजिटिव होता है, तो v बराबर u प्लस जी टी से, तो वैसे v बराबर जी टी निकल आता। ये ड्रामा क्यों किया हमने? हमको डायरेक्शन की वजह से ड्रामा करना पड़ा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर स्टार में रख दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर स्टार, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, इसको स्टार में रखिए उठा करके। ये डायग्राम रब कर रहे हैं, डायग्राम की हमको जरूरत नहीं है, देखिए। तो इक्वेशन स्टार में रखेंगे तो ये क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू टू, वी की वैल्यू क्या रखी हमने, जी टी इंटू ओमेगा कॉस लैम्डा, ये ए एक्स की वैल्यू आएगी। अच्छा, चूंकि हमको तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमको तो पार्टिकल ऐसे नहीं यहाँ से गिरा है तो कितना डिस्टेंस जा करके गिरा ये निकालना है, तो हमको एक्स के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो अच्छा, ए एक्स को हम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ले सकते हैं, ए एक्सलेशन है ना, हम जानते हैं अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है टी टाइम में तो हम जानते हैं डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होती है, अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एक्सलेशन हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखे जा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी टी ओमेगा कॉस लैम्डा। अगर हम इसको एक बार इंटीग्रेट कर दें तो वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये ध्यान रखिएगा, ये जो वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं ये वाली वेलोसिटी नहीं है। ये जब पार्टिकल गिर रहा था ना तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूर की तरफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन की वजह से, उसकी वजह से जो फोर्स एक्वायर कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इसको इंटीग्रेट किए दे रहे हैं। तो इस बताइए डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। जब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को अगर हम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? बोले आएगी, वो जो आनी होगी वही तो आएगी, वो क्या आएगी बता रहे, नहीं मालूम। अभी हम बता चुके हैं कि डी एक्स बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आएगा, यानी इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी। ये एक्चुअली वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, एक्स के लॉन्ग, जिसकी वजह से बॉडी बाहर की तरफ भाग रही है, इज इक्वल टू इधर इंटीग्रेट करिए टू जी ओमेगा कॉस लैम्डा इंटू ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, टू टू कट गया तो आ गया आपका डी एक्स बाई डी टी, जिसको कि आप कह रहे हो वी एक्स इज इक्वल टू जी ओमेगा टी स्क्वायर कॉस लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो डबल स्टार, अब स्टार डाला है तो स्टार स्टार खेलते हैं, डबल स्टार इसको डाल दीजिएगा। अच्छा, अभी नई क्वेश्चन डालिए और थोड़ा एक बार और इंटीग्रेट कर दो, अगेन इसको इंटीग्रेट करिए। अगेन इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, अगर मैं डी एक्स बाई डी टी को दोबारा इंटीग्रेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स आ जाएगी,
एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाई डी टी का डिफ्रेंसिएशन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन एक्स निकालना है ना, इंटीग्रेटिंग, तो इसका हो जाएगा आपका एक्स। अब आप कहेंगे इसमें कांस्टेंट क्यों नहीं प्लस किया? नहीं प्लस किया क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जी ओमेगा, इसका आएगा टी क्यूब बाई 3 इंटू कॉस लैम्डा। इसको डबल स्टार डाल दीजिए, इसका आगे हम इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली निकालना तो यही था हमको, यही निकालना था कोरियोलिस फोर्स की वजह से बॉडी कितनी दूर जाके गिरी। अब यहाँ टी फंस रहा है, तो टी को निकालते हैं बाई इक्वेशन एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच यहाँ पर हो गया एच हाइट से बॉडी ड्रॉप की गई, यू हो गया 0 और हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी का मान निकालिए, तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? 2h पान जी का अंडर रूट। बस यही टी उठाइए और इक्वेशन नंबर डबल स्टार में रख दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर डबल स्टार। पुटिंग टी, पुटिंग वर्ड से गलत होता है लेकिन मैथ वाले लिख देते हैं, हाँ, इन इक्वेशन डबल स्टार। क्या गलत होता है? पुटिंग का मतलब जब टी रखे ना, यहाँ से टी गायब हो जाना चाहिए, यानी यहाँ से इतना उखाड़िए सनमाई का और यहाँ चिपका दीजिए, ये पुटिंग का मतलब होता है। तो x इज इक्वल टू आएगा जी ओमेगा कॉस लैम्डा बाई 3 इंटू टी का मान क्या लिखेंगे? देखिए 2h बाई जी है, की पावर क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी, बाई 3 ऑलरेडी पावर है और ये बाई 2 है, तो 3/2 आएगी वैल्यू। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, यही आपको निकालना था, यही है, इट इज डिस्प्लेसमेंट। अब आप चाहो तो जी को थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। मतलब क्या हमने बताया था कि अगर कोई बॉडी किसी अर्थ पे, क्या अर्थ एक ही है ना, अगर कोई बॉडी अर्थ पे रखी है तो अर्थ के मोशन की वजह से उसमें बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, उसका हमने एक टॉपिक बताया था, ठीक है। अर्थ की मोशन की वजह से अगर बॉडी भी मोशन कर रही है तो उस पर एक और फोर्स काम करता है, वो सेंट्रीफ्यूगल तो काम ही करता है, कोरियोलिस फोर्स काम करता है, जिसका ये इफेक्ट है, और ये काम करता है और ये ज़बरदस्त काम करता है। जब कोई बम वम फेंकना वेंकना होता है हमको, तो हम उस कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट भी देखते हैं कि अगर 10 मीटर हम फेंकेंगे तो वो 12 मीटर पहुंच सकती है, तो हम उसी हिसाब से उसको जो है डिस्टेंस मैनेज करते हैं। सब कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, आजकल सब कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। देखो साइंस, हम जो भी हम रिसर्च करते हैं ना, हम रिसर्च करते हैं ना, तो जो पहले था वो वही दोबारा हम कर रहे हैं। वो जो हम रामायण महाभारत और इस काल में हम पढ़ते हैं ना, कि हमको सब लगता है कि देवता लोग ऐसे बात कर लेते थे, संत लोग करते हैं, आजकल मोबाइल में आप बात करते हैं, तो वो वही था, उसका नाम चेंज हो गया। महाभारत में संजय था, उसको दिव्य दृष्टि दी थी, तो वो टीवी था, उसमें टेलीविजन था। भाई रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो पहले था वो आप कर देते, ठीक है। देवता ने ऐसे आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें पुत्रवती हो, बेटा हो गया। अभी साइंस ने डेवलप कर दिया, अब एक टेस्ट, एक अलग से ट्यूब कर दिया, बेटा उसमें होगा, जाओ घुसो जा करके इंसान। तो इसका मतलब वो पहले था ना सब कुछ, वो पहले सब कुछ था। सर्जरी आप कर रहे हैं, जरासंध, जरा नाम की राशि ने एक पुत्र था, एक जरासंध पैदा हुआ था, नाम सुना, उसके 2 टुकड़े थे, जरा नाम की राशि ने उसको जोड़ दिया। अब सर्जरी नहीं होती है क्या? जोड़े नहीं जाते हैं लोग? तो वो साइंस तो वही थी ना। मतलब हम बड़े बुद्धिमान हो गए जब हम एटम बम की खोज की गई, जब अमेरिका के साइंटिस्ट से पूछा गया कि भाई बम आपने कैसे बनाया, कैसे दिमाग कहाँ से चला, तो उन्होंने कहा मैंने गीता में पढ़ा, गीता से हमको ये आया कि मतलब ये चीज़। तो हमारे ऋषि मुनि पागल थोड़ी थे, वो सिद्ध पुरुष थे। अब हम उनको फिलहाल इग्नोर करें अलग की बात है, लेकिन जो हम यहाँ से सन की दूरी जो लैब में बैठ के आप नापते हो ना करोड़ों रुपए खर्च करके, तो हमारे ऋषियों ने एक कुटिया, नहीं नहीं, उन्होंने अपनी कुटिया में बैठ करके, एक छोटी सी बैठ करके अपनी ध्यान से बता दिया कि ये डिस्टेंस है, नापो जा करके। नहीं, हम ही लोगों ने बताया, हुई वो लोग कैलकुलेट करते हैं, हम तो अब वो आजकल के संतों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उन संतों की बात कर रहे हैं जो कुटिया में बैठ करके अपने आप को अपने ध्यान से, हाँ, तो जो है वो है। अब ध्यान की बात करते हैं, मतलब जो हम, हमारी विज्ञान को कोई पार नहीं पा सकता, हमारी विज्ञान है। और अब ये अलग की बात है कि हम उधर चले गए हैं, टाई वाई हमने पहन ली है, तब टाई वाई नहीं पहन करके हम केवल
जो है अंगोछा डाल करके और बड़ी बड़ी जो है बाल दाढ़ी बढ़ा करके सेविंग नहीं करते थे, बढ़ा करके, और हमने ध्यान करके सब जान लिया था। तो ये सब कोरियालिस ओरियालिस हम सब जानते थे भाई, हमको सब मालूम था। अब वो अलग बात, हमने फार्मूला नहीं दिया और कुछ लोगों ने फार्मूला दिया भी। तो ये आप फिलहाल प्रूव करिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट है।